वेलकम टू इंस्पिरेशन बीपीएससी। 67वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम और सीटीपीओ 2022 एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम क्वेश्चन नंबर 51 to 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कितने शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6, यानी कि 6 शहर हैं जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा हैं। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यूसीसीएन के एक भाग के रूप में नामित किया है। यानी कि श्रीनगर ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है किसमें? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 6ठा शहर है, यानी कि 5 शहर और हैं जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा इंडिया में बनाया गया है। आइए उनको भी देख लेते हैं। तो मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का 6ठा शहर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क का हिस्सा है। तो बीपीएससी में एक ऑप्शन होता है इनमें से एक से अधिक, तो अगर इन शहरों में से किसी एक से अधिक का नाम उसमें रहेगा तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 शहर का नाम आप याद रखिएगा: मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर। अब यूनेस्को से रिलेटेड कुछ और हम लोग करंट अफेयर्स की न्यूज़ साथ ही में देख लेते हैं। हम लोग इसलिए इस फॉर्मेट को कर रहे हैं कि एक तो आपको रिलेट करके पढ़ने में ज़्यादा रिटेन होगा, ज़्यादा याद रहेगा। दूसरा, एक ही टॉपिक्स के सारे करंट अफेयर्स अगर एक जगह पर कवर हो जाएं तो ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको ज़्यादा रिटेंशन आपका होगा, ठीक है। तो यूनेस्को के और भी करंट अफेयर्स हम लोग साथ में ही देख लेते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, यानी कि इंटेंजिबल हेरिटेज। अमूर्त विरासत में गैर भौतिक बौद्धिक संपदा जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, ज्ञान, भाषा आदि शामिल होते हैं। तो यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया है। अगला पॉइंट है, नवंबर 2021 में भारत को 2021 से 25 की अवधि के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। यानी पहले से भी था और फिर से 2021 से 25 तक की अवधि के लिए भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर ध्यान में रखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस होता है 5 अक्टूबर को और इंडिया में कब होता है? 5 सितंबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने 5 अक्टूबर 2021 को अपनी भारत के लिए शिक्षा रिपोर्ट, ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट है जो यूनेस्को पब्लिश करता है, जिसका शीर्षक था कोई शिक्षक नहीं, कोई कक्षा नहीं, इसको उसने जारी किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये इस नाम की रिपोर्ट किसने जारी की? तो यूनेस्को ने की, ठीक है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, ठीक है। और 2021 से 25 तक यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को फिर से चुना गया है। आगे के पॉइंट्स देखते हैं। प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021, मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 को यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स द्वारा बौद्ध धर्म के ड्रकपा ऑर्डर के विश्व प्रसिद्ध कुंग-फू नन को प्रदान किया गया। यानी कि कुंग-फू नन को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर मार्शल आर्ट्स द्वारा। तो ये भी यूनेस्को से रिलेटेड एक करंट न्यूज़ है।
नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इंडिया में जो मनाया जाता है, उसके 3 दिन बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी, यानी कि यूनेस्को ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की। यह शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करना चाहता है। तो ये इसका पर्पस है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस, वहीं जहाँ ईफेल टावर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा देश G20 लीडर समिट 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 में G20 लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। ठीक है। तो G20 की अध्यक्षता बारी बारी से G20 नेशंस के मेंबर करते हैं। 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, यानी 2023 में पहली बार इंडिया G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 यानी 18वें संस्करण में G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो शेरपा कौन होते हैं? जो उस आयोजन की तैयारी का जो हेड होता है उसको हम लोग जनरली शेरपा बोलते हैं। ठीक है। तो वो शेरपा नियुक्त किया गया है, किसको? पीयूष गोयल साहब को। शेरपा एक राजनयिक होता है जो शिखर सम्मेलन से पहले प्रारंभिक कार्य करता है। और हम देख लेते हैं कि 2021 का जो समिट, लीडर समिट था, वो कहाँ हुआ था? तो G20 का मीट का 2021 संस्करण रोम, इटली में आयोजित किया गया था। उन्होंने रोम घोषणा को अपनाया था, यानी कि रोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है। रोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, ये 2021 के संस्करण में रोम, इटली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 की G20 बैठक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित की जाएगी। ठीक है। तो 21 कहाँ हुआ? रोम, इटली में। ठीक है, रोम में हुआ। 22 कहाँ हुआ? कहाँ होगा? तो ये इंडोनेशिया में होगा। कहाँ? बाली में। और 23 जो कि होगा इंडिया में। अब G20 के बारे में 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं। यह 19 देशों और यूरोपीय संघ यानी EU का एक अनौपचारिक समूह है, यानी कि 20 देश इसमें कौन कौन से हैं? तो 19 तो इसमें इंडिविजुअल कंट्री हैं और 20वां जो है वो यूरोपियन यूनियन है। तो अगर ये सवाल कभी आ जाए कि इनमें से कौन G20 के मेंबर कंट्रीज हैं और अगर इसमें EU हो तो EU आंसर में होगा और भारत तो है ही। ठीक है। अगला पॉइंट है इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो BPSC के ऑप्शन ई में उसका उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है। इसमें 20 देश हैं जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन है। क्वेश्चन नंबर 53, ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी का परीक्षण करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है। तो ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन प्रोवाइड करने वाला भारत का राज्य जो है वो है तेलंगाना। ठीक है। तो तेलंगाना ड्रोन के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी का परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब तेलंगाना से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट न्यूज इसी के साथ साथ देख लेंगे। चौबीसवें राष्ट्रीय ई शासन सम्मेलन यानी ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन फरवरी 2022 में हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया था। ठीक है। तो ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस पूछ सकता है कि कहाँ
इसका आयोजन हुआ, तो हैदराबाद तेलंगाना उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रुद्रेश्वर, जिसे रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसको जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रुद्रेश्वर, या जिसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, ये तेलंगाना में स्थित है। तो इसको हम लोग इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तमान में भारत में 40 विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। ठीक है, तो कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में अभी हैं? 40 हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल से आपको याद रखना चाहिए। इनमें 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। आप इसको एक बार विकिपीडिया पे खोल के इसको एक बार देख लीजिएगा कि 40 कौन कौन से, पूरा रटना नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू हो लेने से आपको क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो एक इसमें से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं। 32 7 39 हो गया, 1 मिश्रित है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों मापदंडों को पूरा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट पॉइंट। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में इक्रीसैट के नाम से जानते हैं, इसकी 50वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत करने के लिए हैदराबाद का दौरा करेंगे। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना जाएंगे। ठीक है, तो फरवरी में इक्रीसैट की 50वीं वर्षगांठ समारोह हो रही है, इसकी शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद जाएंगे। ये भी एक न्यूज़ में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इस अवसर पर 2016 फीट ऊंची समानता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिएगा। 216 फुट, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कितना फीट ऊंचा, 216 फुट, समानता की मूर्ति राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रतिमा का उद्घाटन श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती का एक हिस्सा है, यानी कि श्री रामानुजाचार्य जो एक इंडियन फिलोसोफर और संत थे, उनकी 1000वीं जयंती मनाई जा रही है। उसी उपलक्ष्य में समानता की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट। ठीक है, मूर्ति पंचलोहा से बनी है, जो 5 धातुओं अर्थात सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल का एक संयोजन है। यह दुनिया भर में बैठने की स्थिति में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है, यानी कि यह मूर्ति जो होगा बैठने की स्थिति बनाई जाएगी, और सबसे ऊंची नहीं है, लेकिन दुनिया में जो बैठने वाली मूर्तियां जो बनाई गई हैं उसमें इसका एक अहम रैंक है, यानी कि उनमें से यह एक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको और देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की मूर्ति 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में है। संत ने जाति, पंथ और विश्वास सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्ट अद्वैत के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत बार पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है, कि विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुजाचार्य ने। या ये पूछा जाता है कि रामानुजाचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था। ये 11वीं सदी के भक्ति संत हैं। ठीक है, ये करंट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है अमेज़न इंडिया ने। ठीक है, आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमेज़न इंडिया ने किसान स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। किसान स्टोर क्या है? तो किसान स्टोर एक ऑनलाइन मंच है जो भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज, पौधों की सुरक्षा, पोषण आदि जैसे 18,000 इनपुट्स, मतलब जो खेती में लगते हैं, उनको ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है,
से अधिक कृषि इनपुट तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। अब अमेज़न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ना बने इस पे, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए, आप टॉपिक्स के थोड़ा इर्द गिर्द जानेंगे तो आपको क्या होता है कि आपको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अमेज़न एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। जेफ बेजोस ने 1994 में वाशिंगटन में अपने गैरेज से अमेज़न की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये अमेज़न कंपनी अमेरिकी कंपनी है, इसके मालिक हैं जेफ बेजोस। ये कुछ महीने पहले तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अभी कौन है? अभी एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने गैरेज से इस कंपनी की शुरुआत की थी और अभी आज के टाइम में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी दुनिया की ये बन गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे में वर्थ है इसका। ठीक है, और ये वही अमेज़न है जहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो अमेज़न इंडिया इनकी सब्सिडियरी कंपनी है। ठीक है, तो अमेज़न प्राइम वीडियो जो आप देखते हैं वो भी इन्हीं की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में शिक्षा पर्व के अवसर पर विद्यांजलि पोर्टल का शुभ आरंभ किसने किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2021 को विद्यांजलि पोर्टल और शिक्षा क्षेत्र में कई अन्य पहलों का शुभ आरंभ किया। ठीक है, विद्यांजलि पोर्टल को समुदाय या स्वयंसेवकों की उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यानी कि विद्यांजलि पोर्टल में कोई भी उससे जुड़ करके सरकारी संस्थाओं में पढ़ा सकता है, अपना योगदान दे सकता है, उसके लिए विद्यांजलि लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि विद्यांजलि क्या है, ठीक है, और किसने लॉन्च किया, ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक अगला पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा पर्व 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उत्सव 5 सितंबर को शुरू हुआ और 17 सितंबर 2021 को समाप्त हुआ, यानी कि टीचर्स डे के दिन चालू हुआ और 17 सितंबर को समाप्त हुआ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि शिक्षा पर्व 2021 कब से कब मनाया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। कब से कब? 5 सितंबर से 17 सितंबर। यह शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को मान्यता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को आगे ले जाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56। बिजली क्षेत्र में साइबर संकट प्रबंधन योजना यानी कि साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से एक दो न्यूज़ और हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर लम्हेटा गांव में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि भारत का पहला भू पार्क कहाँ हो रहा है? तो लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहरों को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना, ठीक है, तो हिस्टोरिक सिटीज लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत इन दो शहरों को, ओरछा और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के शहर हैं, इनको चुना गया है। और इस शहर में पहले से वाराणसी और अजमेर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किन शहरों को चुना गया है? तो ओरछा और ग्वालियर। या ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का हिस्सा है? तो कौन कौन से हैं? 4 शहर हैं, याद रखिएगा। ओरछा और ग्वालियर दोनों मध्य प्रदेश से, वाराणसी ये उत्तर प्रदेश से और अजमेर राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? फूड प्रोसेसिंग वीक। ठीक है,
तो ये 6 से 12 सितंबर 2021 तक। इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए 5 सितंबर था टीचर्स डे, तो 5 से लेकर 17 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया गया, और उसके एक दिन बाद फूड प्रोसेसिंग वीक स्टार्ट हुआ, लेकिन 12 सितंबर तक ही ये चला। ठीक है, तो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। ये भी एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने साल, आज़ादी के कितने साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो 75 साल। ठीक है, उत्सव के एक हिस्से के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में मैं काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, तो आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है उसको स्लो करके देखने का, या भी आपको लगता है कि आपको समय बचाना है तो आप उसको 1.25x या 1.5x पर देख सकते हैं। यूट्यूब में स्पीड, ऑडियो का स्पीड बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में आईएनएस ध्रुव चर्चा में था। आईएनएस ध्रुव चर्चा में था, यह क्या है? तो इसका उत्तर है, यह पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। एक ऐसा जहाज है जो सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करता है। ठीक है, तो भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव लॉन्च किया, आईएनएस ध्रुव। जहाज इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकता है और भारत के रणनीतिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की सहायता के लिए मिसाइल और उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब मोटी तौर पर यह जो है एंटी बैलिस्टिक काम में यूज किया जाएगा। यानी कि मिसाइल, अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश से मिसाइल आ रही है या कोई वैसा सैटेलाइट है जो इंडिया पर आक्रमण करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसको ये ट्रैक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली, एक रिलेटेड न्यूज़ है, ये देख लेते हैं। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज आईएनएस अन्वेष ने सितंबर 2021 में अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। ये पहली है तैरती, मतलब ये एक शिप है। ठीक है, ये मिसाइल परीक्षण रेंज, यानी यहाँ इस शिप पर से मिसाइल का परीक्षण होगा। अभी जो ज़्यादातर परीक्षण कहाँ से होता है? व्हीलर आइलैंड। ठीक है, ये व्हीलर आइलैंड कहाँ है? ये बालासोर उड़ीसा के तट पर है। ठीक है, इसको अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग को और भी ज़्यादा परीक्षण करने का अपना स्कोप बढ़ाना है, ठीक है, और किसी एक ही रेंज पर निर्भर नहीं होना है, इसीलिए एक नया ये तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज को शुरू किया गया। इसका नाम है आईएनएस अन्वेष। ठीक है, और व्हीलर आइलैंड से एक्चुअली एक और प्रॉब्लम ये होती है कि सभी डायरेक्शन में वहाँ से परीक्षण नहीं हो पाता, लेकिन ये जहाज है, ये पानी में तैरता रहेगा, तो यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में, समुद्र में बीच में ले जाकर किसी भी डायरेक्शन में मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। तो आप दो चीज़ याद रखेंगे, आईएनएस ध्रुव और आईएनएस अन्वेष। क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना प्रस्तावित की गई है। पीएम डिवाइन योजना क्या है? ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है पीएम डिवाइन। देखिए पीएम डिवाइन क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, इसका ये फुल फॉर्म है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है या पीएम डिवाइन का पर्पस क्या है। तो पर्पस आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए यह एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य मिजोरम में अपनी तरह की अनूठी बांस लिंक रोड सहित बुनियादी ढांचे और जरूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए फंड देना है। इन सड़कों से जंगलों से बांस के परिवहन में मदद मिलेगी। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, ठीक है, आधारभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास, और साथ ही साथ मिजोरम में क्या बन रहा है? मिजोरम में बन रहा है आपको
बांस लिंक रोड्स यानी बैम्बू लिंक रोड्स। इससे क्या हुआ कि बांस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत सरकार द्वारा किन दो रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, यानी रामसर साइट्स को रिसेंटली हाल ही में किन दो रामसर स्थलों को जोड़ा गया है भारत सरकार द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात में खिजिरिया पक्षी अभ्यारण्य। एक उत्तर प्रदेश का है, एक गुजरात का है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजिरिया पक्षी अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत सरकार ने हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, कब होता है 2 फरवरी को, 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आयोजित किया गया था। यहीं से, ठीक है, रामसर आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड का जो कंजर्वेशन है उससे रामसर डिक्लेरेशन यहीं से उत्पन्न हुआ था। और 2 फरवरी को हर साल हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है। तो वो 2 साइट कौन सी हैं वो हम देख चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात में खिजिरिया पक्षी अभ्यारण्य। ये हैं भारत के 48वें और 49वें रामसर स्थल। इससे पहले 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड था। तो अभी ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अभी कितने रामसर साइट हैं इंडिया में, तो टोटल 49 हैं। ठीक है। थैंक यू। ये हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और हम लोग इसी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 67वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा है और सीडीपीओ की जो परीक्षा है उसके लिए कवर करेंगे। अगर आप किसी सोर्स से पहले ही कर रहे हैं तो आप वहीं से कीजिए। इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं या फिर इस तौर पे देख सकते हैं कि अगर आपके कुछ प्रश्न छूट रहे हो तो आप इसको इसमें से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर अभी तक आप किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स किसी एक सोर्स से नहीं कर रहे हैं तो आप इस सीरीज पर रिलाई कर सकते हैं, इसको कवर कर सकते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि हम लोग करंट अफेयर्स सेक्शन को पूरी तरह से कवर कर लेंगे 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए। और आप अधिक ज़्यादा चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और ज़्यादा सोर्स से मत पढ़िए। ठीक है। ज़्यादा चैनल्स पढ़ने से नहीं होगा। किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, वहाँ से उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट करने के बाद आप किसी और जगह किसी और सोर्स से पढ़ सकते हैं। बहुत सोर्स रखिएगा तो आपका प्रिपरेशन अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा और आपका सेक्शन जो है करंट अफेयर्स का कवर नहीं होगा। थैंक यू। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।